Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture number 5 और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री. मेरा नाम मिसेस सादिया अहमद खान है और आज के हम इस लेक्चर नंबर 5 में आपके चैप्टर नंबर 1 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं. लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने दो टर्म्स को स्टडी किया था, लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट, जिसको हम लोग रिएक्टेंट इन एक्सेस का नाम भी देते हैं. लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है हमारे पास? इट वाज डिफाइंड एज द रिएक्टेंट दैट प्रोड्यूसेस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. एक ऐसा रिएक्टेंट जो कि हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन में लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाता है, मतलब वो हमारे पास बहुत जल्दी जो है वो कंज्यूम हो जाता है. इट इज कंज्यूम्ड अर्लियर इन द रिएक्शन. हम ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, वो रिएक्टेंट जो कि सबसे पहले कंज्यूम हो और उस वक्त हमारे पास रिएक्शन स्टॉप हो जाए, क्योंकि एक रिएक्टेंट हमारे पास खत्म हो चुका है, कंज्यूम हो चुका है. जैसे ही वो खत्म होगा, प्रोडक्ट बनना हमारे पास बंद हो जाएगी और जो रिएक्शन है वो हमारे पास स्टॉप हो जाएगा. इसलिए लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में हम ये कहते हैं कि इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कि जितनी इसने प्रोडक्ट बनानी है उतना ही प्रोडक्ट उस केमिकल रिएक्शन से गिवन क्वांटिटी से प्रिपेयर की जा सकती है, उससे ज्यादा प्रिपेयर नहीं की जा सकती. इसके अलावा इट आल्सो कंट्रोल्स द रिएक्शन, कि जब तक ये हमारे पास रिएक्शन में अवेलेबल है रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा, जहां ये खत्म हुआ वहीं रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है. जब इसके काउंटर पे हम लोग देखते हैं कि नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट या रिएक्टेंट इन एक्सेस क्या है, तो ये वो रिएक्टेंट है दैट कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इफ कंज्यूम्ड. अगर ये सारा का सारा हमारे पास कंज्यूम होता तो इसे हम उन गिवन क्वांटिटी से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते थे. उन गिवन क्वांटिटी से जितनी क्वांटिटीज आपको दी गई हैं, अगर वो सारी की सारी उसकी कंज्यूम हो जाती तो इसे मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑब्टेन की जा सकती थी. दैट इज वाई इसको हम लोग नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट या रिएक्टेंट इन एक्सेस का नाम देते हैं. इसके अलावा ये हमारे पास हमेशा रिएक्शन मिक्सर में कुछ ना कुछ अमाउंट में अनरिएक्टेड पीछे रह जाता है. चूंकि ये जो है इसकी कंसंट्रेशन जो पीछे बच जाती है, इसीलिए प्रोडक्ट के अमाउंट या रिएक्शन को ये कंट्रोल नहीं कर पाता है. तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा कंट्रोलिंग फैक्टर है किसी भी केमिकल रिएक्शन में. आप स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे और उसके एंड में जो हमारे पास लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनती है बाय एनी रिएक्टेंट, वो जो रिएक्टेंट होगा वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा. ठीक है, अब हमने इसी बात से आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी यील्ड को. Yield of a reaction क्या है? Yield of reaction is defined as the amount of product produced by a chemical reaction. एक केमिकल रिएक्शन हमें कितनी मिकदार में, कितनी क्वांटिटी के अंदर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बता रहा है, उससे प्रोडक्ट कितनी बनी है, वो हमारे पास यील्ड कहलाएगी. इट इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन. अब केमिकल रिएक्शन को हम कैलकुलेशन या इसके प्रोडक्ट दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हमारे पास दो टाइप्स आ गई हैं. एक हमारे पास है थ्योरेटिकल यील्ड, दूसरी हमारे पास है एक्चुअल यील्ड. जैसे इनके नाम से भी जाहिर है, थ्योरेटिकल का मतलब होता है कि ये चीज जो है वो कैलकुलेट की गई है, थ्योरी में अज्यूम की गई है. ठीक है, एक्चुअल का मतलब है कि ये दर हकीकत हमारे पास मौजूद है. तो थ्योरेटिकल यील्ड को हम लोग डिफाइन करेंगे, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स इन अ केमिकल रिएक्शन. अभी हम लोगों ने लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात की थी. लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास जितनी अमाउंट में प्रोडक्ट बनाता है वो हमारी थ्योरेटिकल यील्ड है. कि हम लोगों ने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन ली, उससे हम लोगों ने थ्योरेटिकली स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को परफॉर्म किया और हमने ये फाइंड आउट किया कि हमारे लिमिटिंग रिएक्टेंट ने इतनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाई है, और वो जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपने कैलकुलेट की है वो हमारी थ्योरेटिकल यील्ड है. उससे ज्यादा आप अपनी जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं उन गिवन क्वांटिटीज के साथ. इसका मतलब है वो हमारी थ्योरेटिकल यील्ड हो जाएगी. जबकि इसके काउंटर में अगर हम लोग देखें तो एक्चुअल प्रोडक्ट या एक्चुअल यील्ड हमारे पास क्या आती है? इट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम अ गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स बाय परफॉर्मिंग अ केमिकल रिएक्शन. परफॉर्मिंग इज द की वर्ड. हमें जो भी क्वांटिटीज दी गई, पहले हमने उनको आपस में कैलकुलेशन के जरिए फाइंड आउट किया कि हमें इन क्वांटिटी से कितनी प्रोडक्ट मिल सकती है. वो जो प्रोडक्ट हमें मिल सकती है वो हमारी थ्योरेटिकल यील्ड है. फिर हमने उन्हीं क्वांटिटीज को एक्सपेरिमेंटली उनको आपस में मिक्सअप किया, हमने उसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, रिएक्शन परफॉर्म किया थ्रू केयरफुल स्टडीज. तो हम लोगों ने जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमारे हाथ में आई, जो आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन हम लोगों ने असल में बनाई, वो जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो हमारी एक्चुअल यील्ड कहलाती है.
अब हमने अभी बात की थ्योरेटिकल यील्ड इज बेसिकली इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ये स्टोइचियोमेट्रिकल कैलकुलेशन से हमेशा जो है वो फाइंड आउट की जाती है, कैलकुलेट की जाती है। इसीलिए थ्योरेटिकल यील्ड को हम लोग कैलकुलेटेड यील्ड और एक्सपेक्टेड यील्ड भी का नाम देते हैं। मींस ये वो है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है जो हमें मिल सकती है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर हम इतनी मिकदार ऑफ रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो हमें इतनी अमाउंट में प्रोडक्ट मिल सकती है, इट इज एक्सपेक्टेड यील्ड। इसी तरह चूंकि ये कैलकुलेट हो रही है फ्रॉम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, दैट इज व्हाट इज आल्सो नोन एज कैलकुलेटेड यील्ड। जबकि इसके काउंटर को हम देखें तो एक्चुअल यील्ड जो है उसे हम एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू परफॉर्म करते हैं या ऑब्टेन करते हैं। इट इज ऑब्टेन आफ्टर केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल यील्ड और प्रैक्टिकल यील्ड। इसे हम प्रैक्टिकल यील्ड या एक्सपेरिमेंटल यील्ड का नाम देते हैं। सो थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट की जाती है, एक्चुअल यील्ड जो है वो मेजर की जाती है। थ्योरेटिकल यील्ड एक्सपेक्टेड यील्ड है, जबकि एक्चुअल यील्ड हमारे पास द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है जो कि हम लोग ऑब्टेन करते हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आता है, द एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेसर देन द थ्योरेटिकल यील्ड, गिव रीजंस। कि जो आपकी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास बन के आई एक्सपेरिमेंट में वो हमेशा कम क्यों होती है एज कम्पेयर टू वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो कि आप लोगों ने एक्सपेक्ट की थी या कैलकुलेट की थी। इसमें मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं हमारे पास। पहले रीजन में हम बात करते हैं पर्सनल एरर की। पर्सनल एरर इंक्लूडेड द लॉसेस ड्यू टू इनएक्सपीरियंस पर्सन, कि जो इंसान एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है वो इनएक्सपीरियंस है, उसे एपरेटस जो है वो हैंडल करना नहीं आ रहा, उसका जो मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन है वो रॉन्ग है। अगर वो सही तरह से इंस्ट्रूमेंट हैंडल नहीं कर रहा, वो सही तरह से वेइंग परफॉर्म नहीं कर रहा, अगर वो ग्राम की जगह उसने वहां पे पाउंड के यूनिट्स डाले हुए हैं और वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो हमारा रिएक्टेंट है उसको वे करके अंदर डाल रहा है, तो वो उसने इनएक्यूरेट जो है वैल्यूज है उसने अंदर पुट की हुई है। ठीक है, तो अगर उसको सही तरह से इंस्ट्रूमेंट हैंडल करना नहीं आ रहा, उसको पता नहीं है कि मैंने किस इंस्ट्रूमेंट को कैसे हैंडल करना है, तो वो कुछ ना कुछ अमाउंट में रिएक्टेंट जो है वो लूज कर देगा, जिसकी वजह से हमारे पास लेस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विल पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन, तो प्रोडक्ट भी कम बनेगी। सेकंड हो सकता है कि उसे सही तरह से मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन ना आता हो। जैसे आप लोगों ने अक्सर 9th क्लास में भी पढ़ा था कि जो मेजरिंग सिलेंडर होता है उससे लिक्विड के लेवल को मेजर करने का तरीका ये होता है दैट इट शुड बी पैरेलल टू द आई कांटेक्ट। जो आपकी आंखें हैं उसके साथ आपके ये मेजरिंग सिलेंडर के लिक्विड का जो लेवल है वो बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। अगर आप उसको ऊपर से देखेंगे तो आपको जो है वो लोअर मेनिस्कस नजर आएगी, मीन ये कि आपको जो लिक्विड है वो कम नजर आएगा। आपको लगेगा कि आप लोगों ने अंदर लिक्विड कम मेजर किया हुआ है, आप एक्स्ट्रा अमाउंट अंदर डाल बैठोगे। अगर आप इसको नीचे से देखते हो तो वो आपको अपर मेनिस्कस नजर आएगा, मतलब आपको क्वांटिटी ज्यादा महसूस होगी, तो आप उसमें से वो अमाउंट निकाल बैठोगे। जब आप इंस्ट्रूमेंट को सही तरह से हैंडल नहीं कर रहे होते हो या एक्सपेरिमेंटेशन का रॉन्ग मेथड यूज कर रहे होते हो, तो उन पर्सनल एरर्स की वजह से बहुत सारे हमारा रिएक्टेंट जो है वो लूज हो जाता है या उसमें हमारा एरर आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो सही नहीं आती है। सेकेंड जो हमारी रीजन है फॉर लेस अमाउंट ऑफ एक्चुअल यील्ड वो है मैकेनिकल लॉसेस। मैकेनिकल लॉसेस जो हैं इनको हम डिफाइन करते हैं, दीज आर द लॉस ऑफ मास ड्यूरिंग डिफरेंट प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने रिएक्टेंट लिए तो रिएक्टेंट रूम में मल्टीपल स्टेप्स होंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने वेइंग कर ली, ठीक है, हमें जो भी सॉलिड फॉर्म में कंपाउंड मिल रहा था हमने उसको वे किया। अब चाइना डिश में हम लोगों ने उसको लिया, ठीक है, अब चाइना डिश लिया, पेट्री डिश ली, कुछ भी लिया और उसको हमने उसके अंदर वे कर लिया। अब यहाँ से उसको निकाल के हम जब बीकर में डालेंगे तो हो सकता है कुछ अमाउंट पीछे पेट्री डिश में रह जाए और वो जो थोड़े बहुत 0.1 ग्राम पीछे रह गया है वो हमारे मेन रिएक्टेंट्स में से निकल गया। अब ट्रांसफरिंग ऑफ रिएक्टेंट्स के दौरान कुछ ना कुछ अमाउंट जाया होगी, कुछ जब आपने उसका सोल्यूशन बना रहे थे आप, तो सोल्यूशन बनाते हुए कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो डिजोल्व नहीं हुई सॉल्वेंट के अंदर, तो जो डिजोल्व अमाउंट नहीं है वो पीछे रह गया, आपने फिल्टर करके उस अमाउंट को ऑलरेडी अलग कर दिया है। ठीक है, इस तरह क्रिस्टलाइजेशन में कुछ अमाउंट क्रिस्टल में कन्वर्ट हुई, कुछ अमाउंट क्रिस्टल में कन्वर्ट नहीं हुई, इवेपोरेशन में कुछ अमाउंट इवेपोरेट कर जाती है। तो ये डिफरेंट हमारे पास स्टेप्स हैं, मैकेनिकल स्टेप्स हैं। इसमें कभी ना कभी भी हमेशा आप जितनी मर्जी इसमें केयरफुल वर्किंग करें कुछ ना कुछ अमाउंट जरूर लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास एंड में जो प्रोडक्ट बनती है वो कम है। थर्ड हमारे पास जो इसके अंदर मेजर रीजन आ सकती है वो है केमिकल रिएक्शन में बी रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टिंग बैक इनटू रिएक्टेंट्स अंडर सेम कंडीशंस।
इसमें हमारे पास एक डायनामिक इक्विलिब्रियम बनता है। कुछ अमाउंट टाइम के बाद रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट की अमाउंट कांस्टेंट हो जाती है, व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस केस में हमारे पास जब रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट में प्रोडक्ट जितनी बननी थी वो बन गई, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया, उस वक्त कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट वहां पे अवेलेबल होते हैं। इसका मतलब है कि सारे के सारी मिकदार में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए ही नहीं। जब सारी अमाउंट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए तो इसका मतलब है आपकी जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगी वो बहुत कम बनेगी। इसीलिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपका कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट है या स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। हम लोगों ने जब भी अपनी स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन की है तो हमने अज्यूम ये किया है कि और रिएक्शन इज 100% कंप्लीट एंड इरिवर्सिबल। हमारा रिएक्शन जो है वो 100% कंप्लीट है, सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल है, जिसकी वजह से हम अपनी कैलकुलेशन में जब सारे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कैलकुलेट करके प्रोडक्ट की अमाउंट निकालेंगे तो वो हमारी थ्योरेटिकल यील्ड निकल के आएगी, और वो बहुत ज्यादा निकलती है एज कम्पेयर टू एक्चुअल यील्ड, कि जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे सारे के सारे रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए, जो थोड़ी बहुत प्रोडक्ट बनी है वो भी कुछ ना कुछ अमाउंट में वापस आ गई है। इसके अलावा हमारे पास रीजन हो सकती है फॉर्मेशन ऑफ साइड प्रोडक्ट। अब कुछ जो रिएक्शंस हैं उसमें ऐसा होता है कि अब यहाँ पे सिंगल एक ही प्रोडक्ट बनी है, नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अब अमोनिया सिंगल प्रोडक्ट है, आप जितनी भी अमाउंट नाइट्रोजन की लोगे या हाइड्रोजन की लोगे वो सारी की सारी हमारे पास अमोनिया में कन्वर्ट होगी, मीन हमारी एक ही प्रोडक्ट है। लेकिन अगर हमारे पास साइड रिएक्शंस हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ये बात करते हैं कि इफ आयरन कार्बोनेट react with carbon monoxide to form carbon dioxide and iron is our main product, तो we want to find out कि कितनी अमाउंट में जो है वो आयरन हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है दिस इज अ साइड प्रोडक्ट। जो हमारे पास आयरन कार्बोनेट की अमाउंट हम आयरन के लिए निकाल रहे हैं, अगर हम ये कह रहे हैं कि जी 10 ग्राम ऑफ आयरन कार्बोनेट इज कन्वर्टिंग इनटू आयरन, तो हमारे पास ये जो CO3 वाला पार्ट है ये तो आयरन में नहीं गया, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड में चला गया, तो ये वाला मैस इधर गया, आयरन में नहीं गया। तो हमारे पास कुछ ना कुछ ऑलरेडी जो अमाउंट है वो साइड प्रोडक्ट्स की वजह से जो है वो डिक्रीज हो जाती है, वो मेन प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनती है, इसलिए एक्चुअल यील्ड जो है हमारे पास लेस होगी। फिफ्थ जो है हमारे पास पॉइंट बनता है इम्प्योर रिएक्टेंट्स। फॉर एग्जांपल आपने जो रिएक्टेंट्स लिए, आपने जो वे उसका लेना है वो आपने 10 ग्राम ऑफ फॉर एग्जांपल प्योर NaCl लेना है, मगर जो NaCl का सैंपल आपके पास आया है वो प्योर नहीं है। आपने 10 ग्राम NaCl वे कर लिया, मगर उसके अंदर हो सकता है 1 ग्राम जो है वो सैंड हो सकता है उसके अंदर 1 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड हो। तो आपने असल में वे 10 ग्राम किया है, लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट में उसको डाल रहे हो तो सिर्फ जो प्योर 9 ग्राम NaCl है उसने रिएक्शन में हिस्सा लिया, बाकी जो सैंड थी वो वहीं पे नीचे बैठ गई। तो वो आपका जो 1 ग्राम आपने रिएक्टेंट अंदर डाला ही नहीं, तो इम्प्योर रिएक्टेंट्स होने की वजह से भी हमारे पास कई दफा एक्चुअल यील्ड जो है वो कम हो जाती है। एक और रीजन हमारे पास है फ्लक्चुएशंस इन द रिएक्शन कंडीशंस। आप जिन टेम्परेचर पे, प्रेशर पे या आप pH के ऊपर रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो, अगर वो फ्लक्चुएट कर जाती हैं तो हमारे पास रिएक्शन स्लो हो सकता है उस pH के ऊपर हमारी मेन प्रोडक्ट ना बने, उसकी जगह कुछ और बनना शुरू हो जाए, या हमारी मेन प्रोडक्ट डिकम्पोज हो जाए। तो फ्लक्चुएशंस की वजह से भी हमारे पास कंडीशंस चेंज हो जाती हैं और प्रोडक्ट की लेस अमाउंट जो है वो बन सकती है। नेक्स्ट आपका ऑपरेटर्स हो सकता है फॉल्टी हो। आपने एक टर्म पढ़ी थी 9th क्लास में जीरो एरर की। जीरो एरर जो ऑपरेटर्स हैं कि जिसमें ऑलरेडी आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो मेजर ही गलत कर रहा है, आपके वेइंग बैलेंस के अंदर एरर आया हुआ है, वो जो है वो ज्यादा चीज को हो सकता है कम मेजर कर रहा हो, ठीक है। तो या फिर हमारे पास जो मार्किंग लगी हुई है आपके मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर या आपके बीकर के ऊपर जो मार्किंग्स हैं वो गलत लगी हुई है। आप जहाँ पे 10 क्यूबिक सेंटीमीटर की लाइन होनी चाहिए वहां पे हो सकता है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर की लाइन लगी हुई हो, तो जो मार्किंग आपके पास आ रही है वो भी हमारे पास गलत हो सकती है। तो कैलिब्रेशन गलत हो सकती है, ऑपरेटर्स में जीरो एरर हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी मेजरमेंट का प्रोसेस ठीक है, आप सही प्रोसीजर अपना रहे हो, मगर वो ऑपरेटर्स गलत था जिसकी वजह से आपकी जो मेजरमेंट है वो गलत हुई है। तो ऑल दीज कैन बी द रीजन ऑफ लेस अमाउंट ऑफ एक्चुअल यील्ड। तो हमारे पास एक्चुअल यील्ड के ये मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये यील्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है।
जब भी जो है एक केमिस्ट रिएक्शन परफॉर्म करता है तो उसकी मेन जो उसका पर्पस होता है वो ये कि वो रिएक्शन कितनी अमाउंट में उसको प्रोडक्ट दे सकता है या वो रिएक्शन कितना एफिशिएंट है। अगर उसे उस रिएक्शन की एफिशिएंसी पता चल जाए तो वो उसको बल्क अमाउंट में या इंडस्ट्रियल लेवल पे अप्लाई कर सकता है। इसके लिए हम लोग जो है वो एक टर्म निकालते हैं और परसेंटेज यील्ड। जैसे आप लोगों की एफिशिएंसी या आप लोगों की हार्ड वर्क की एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी हो कि आपने कितना हार्ड वर्क किया ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, तो हम आपके मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम लोग दोनों यील्ड्स की परसेंटेज निकाल के ये बताएंगे कि आपका रिएक्शन कितना एफिशिएंट है। सो परसेंटेज यील्ड इज अ रेशियो बिटवीन एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल यील्ड टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन। सो परसेंटेज यील्ड बेसिकली ये क्या है, एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे आपके होते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, दिस इज योर परसेंटेज। जिससे आपकी हार्डवर्क आपने कितनी की वो आपकी एफिशिएंसी बता रही है। सिमिलरली हमें ये पता चल जाता है कि हमारा केमिकल रिएक्शन जो है वो कितना एफिशिएंट था, वो कितनी अमाउंट में हमें प्रोडक्ट दे सकता है, या हमने कितनी सक्सेसफुली एक रिएक्शन जो है वो परफॉर्म किया है। सो दीज आर द सिंपल कॉन्सेप्ट्स ऑफ योर यील्ड, एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड। अब हम एक जो है न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ कन्वर्जन फैक्टर मेथड, कि जिसमें हम लोग जो है वो परसेंटेज यील्ड को निकालेंगे। कन्वर्जन फैक्टर मेथड को करने से पहले एक दफा उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी इसको पढ़ लिया है। कन्वर्जन फैक्टर मेथड क्या है? इट इज अ मेथड दैट रिलेट्स टू क्वांटिटीज थ्रू अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दैट इज गिवन क्वांटिटी एंड अ डिजायर्ड क्वांटिटी। गिवन क्वांटिटी हम जानते हैं वो क्वांटिटी होती है जो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें गिवन होती है, और डिजायर्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिन्हें हमें कैलकुलेट करना है। सो कन्वर्जन फैक्टर हमारे पास क्या बनेगा? इट इज अ रेशियो ऑफ डिजायर्ड क्वांटिटी टू द गिवन क्वांटिटी इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में डिजायर्ड क्वांटिटी का कोफिशिएंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी, या कोफिशिएंट की जगह हम ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं, मोल्स ऑफ अ डिजायर्ड क्वांटिटी डिवाइड बाय मोल्स ऑफ अ गिवन क्वांटिटी। तो हमारे पास एक जो इनको फॉर्मूला बनता है टू कन्वर्ट योर गिवन इनटू डिजायर्ड क्वांटिटी, वो बनेगा डिजायर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू कन्वर्जन फैक्टर इनटू योर गिवन क्वांटिटी। हमारे पास न्यूमेरिकल है सेल्फ चेक एक्सरसाइज 1.7, कुछ बुक्स में ये साइज टिडबिट के नेम से भी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। द ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल फ्रॉम शुगर इज एज फॉलोज। इंडस्ट्रियल लेवल पे शुगर केन की इंडस्ट्री में जो मोलेसेस होते हैं उनकी हम फर्मेंटेशन करते हैं, जो वहां पे हमारे पास ग्लूकोज वगैरह बच जाता है, तो हमारे पास उसकी फर्मेंटेशन से हमारे एक एथेनॉल प्रोड्यूस होती है और साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यहाँ पे हम यीस्ट डालते हैं। एथेनॉल इज अ मेन प्रोडक्ट, मेजर हमारे पास जो है वो शुगर केन की इंडस्ट्री में एज अ बाय प्रोडक्ट एथेनॉल जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसका पार्ट ए क्या है? व्हाट इज द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ एथेनॉल अवेलेबल फ्रॉम 10 ग्राम ऑफ शुगर। अगर हमारे पास जो शुगर है वो 10 ग्राम है तो इससे कितनी अमाउंट में हम लोग मैक्सिमम जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ एथेनॉल ऑब्टेन कर सकते हैं। इसको हम कन्वर्जन फैक्टर मेथड के जरिए जो है वो सॉल्व करते हैं। हमारे पास पार्ट ए में हम लोगों ने सॉल्व करना है थ्योरेटिकल यील्ड। अब थ्योरेटिकल यील्ड में हमारे पास जो मेन अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हम लोगों ने भी देखा था, दैट वाज डिजायर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू कन्वर्जन फैक्टर इनटू गिवन क्वांटिटी। तो सबसे पहला हमारा स्टेप ये है टू फाइंड आउट गिवन क्वांटिटी एंड डिजायर्ड क्वांटिटी। तो हमारे पास जो चीज हमें दी गई है वो शुगर है, तो हमारी जो गिवन क्वांटिटी है वो है C6H12O6, ये हमारी गिवन क्वांटिटी आ गई। दूसरी हमारे पास है डिजायर्ड क्वांटिटी जो हमने निकालनी है, तो थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ एथेनॉल मतलब एथेनॉल की जो अमाउंट है वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब अपने फॉर्मूला को देखिए, हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर क्या था? कन्वर्जन फैक्टर वाज कोफिशिएंट ऑफ डिजायर्ड क्वांटिटी डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ योर गिवन क्वांटिटी। ये क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो तो इस क्वेश्चन को रीड हम कैसे करते हैं? 1 मोल ऑफ ग्लूकोज will form 2 moles of ethanol and 2 moles of carbon dioxide. यहाँ जो coefficient है वो असल में moles हैं, तो 1 mole will form 2 moles of ethanol and 2 moles of carbon dioxide. तो अगर ये amount moles की form में है, this conversion factor is basically mole of desired quantity divided by mole of given quantity. तो ये जो desired quantity हम यहाँ निकालेंगे ये भी mole की form में निकलेगी, और जो given quantity हमने यहाँ put करनी है वो भी हमें mole की form में ही चाहिए। अब चूंकि ये हमें मैथ्स में दी गई है शुगर, दैट इज मैथ्स इज इक्वल टू 10 ग्राम, तो हम लोगों ने इस मैथ्स को सबसे पहले कन्वर्ट करना है मोल में, क्योंकि ये हमारे पास मोल की फॉर्म में हमने पुट करनी है। सो 10 डिवाइड बाय 180 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल is a molar mass of your glucose. 10 divided by 180 आंसर is 0.056 मोल। तो मोल ऑफ हमारे पास गिवन क्वांटिटी आ गए हैं, मोल ऑफ डिजायर्ड क्वांटिटी एथेनॉल हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। नाउ पुट द वैल्यूज इन योर
फॉर्मूला हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ डिजायर्ड क्वांटिटी क्या था 2 फ्रॉम अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कोफिशिएंट ऑफ गिवन क्वांटिटी क्या है 1 फ्रॉम अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बाय पुटिंग द वैल्यूज 2 by 1 into 0.056 द आंसर विल बी 0.112 मोल ऑफ एथेनॉल। ये हमारे पास जो अमाउंट आई है मोल इन टर्म्स ऑफ मोल, ये एथेनॉल की आई है। अब अगर आपने इसको मोल की फॉर्म में रखना है तो ये हमारे पास जो है वो एज इट इज भी आप इसको मोल की फॉर्म में यूज कर सकते हो परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए। उसके लिए आपको अपनी एक्चुअल यील्ड जो है उसको जो है वो मोल में कन्वर्ट करना होगा, नहीं तो फिर आप लोग इसी जो मोल्स हैं आप इसको मैस में कन्वर्ट कर ले। तो हमारे पास क्या आएगा, मैस ऑफ एथेनॉल इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मैस। इसका फॉर्मूला है हमारे पास, वैल्यूज हम पुट करेंगे 0.112 मोल इंटू 46 ग्राम पर मोल। आंसर हमारे पास आएगा 5.152 ग्राम। दिस इज द थ्योरेटिकल यील्ड। अगर 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हमारे पास कंप्लीटली कंज्यूम हो तो 5.152 ग्राम ऑफ एथेनॉल जो है वो प्रोड्यूस होती है। अगर ये थ्योरेटिकल यील्ड है तो नाउ वी कैन फाइंड द परसेंटेज यील्ड, जो कि हमें पार्ट बी में कहा गया है। ठीक है, पार्ट बी कहता है कि परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करें इफ द एक्चुअल यील्ड ऑफ एथेनॉल फॉर 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज 0.664 ग्राम। ये हमेशा आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगी। सो द थ्योरेटिकल यील्ड इज 5.152 ग्राम. By putting the formula, percentage yield is equal to actual yield divided by theoretical yield multiplied by 100. By putting the value 0.664 divided by 5.152 into 100. बच्चे कई दफा ऐसा करते हैं थ्योरेटिकल ऊपर पुट कर देते हैं। बेटे सिंपल, इस रेशियो में छोटी वैल्यू ऊपर होगी, बड़ी वैल्यू नीचे होगी। क्यों? क्योंकि एक्चुअल हमेशा कम है, थ्योरेटिकल हमेशा ज्यादा है। तो हमारे पास जो आंसर आता है वह 12.88% और 13%। तो जो परसेंटेज यील्ड हमारे पास आई है फ्रॉम दिस रिएक्शन वो है हमारे पास 13%। मींस हमें 13% जो है वो एथेनॉल इस रिएक्शन से हम लोगों ने की है एक्सपेरिमेंटली आफ्टर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। सो दिस वाज द बेसिक कांसेप्ट ऑफ योर एक्चुअल यील्ड। अब हम ये देखते हैं कि बोर्ड में हमारे पास जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल यील्ड। इसका डिफरेंस ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। नंबर 2 है व्हाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। इसका भी हमने डिटेल में आंसर दे दिया है। थर्ड है हाउ एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड। ये एक जनरल स्टेटमेंट है आपकी, तो इसमें आपने परसेंटेज यील्ड के बारे में बताना है, आपने साथ उसका फार्मूला लिखना है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो यू कैन आस्क इन द क्यूरी सेशन। थैंक यू वेरी मच।